से देख लें। भारतेंदु युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार और आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट जी एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल बताते हैं। 33 वर्ष की उम्र में बालकृष्ण भट्ट जी ने इस पत्रिका का संपादन किया, जो समय था 1877 का। पहला अंक इस पत्रिका का 7 सितंबर 1877 को शुरू किया गया था। इस पत्रिका के माध्यम से ही बहुत सारे हिंदी साहित्यकार समाज के सामने आए। इनमें राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आगम शरण, पंडित माधव शुक्ल, श्रीधर पाठक आदि थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका की भाषा खरी होती थी। 1909 अप्रैल के चौथे अंक में माधव शुक्ल ने बम क्या है नामक कविता लिखी। इस कविता के कारण अंग्रेजों की सरकार बहुत ही नाराज हो गई और इस सरकार ने 3000 का जुर्माना हिंदी प्रदीप पर लगा दिया, जिसके कारण विवश होकर के बालकृष्ण भट्ट जी को यह पत्रिका 33 वर्ष बाद फरवरी 1910 में बंद करना पड़ा। यह पत्रिका की जब शुरुआत हुई थी तब भी बालकृष्ण भट्ट जी की उम्र 33 वर्ष थी और यह पत्रिका जब बंद भी हुई है तो 33 वर्ष चल के बंद हुई है। यह इसमें ध्यान देने वाली बात है। भट्ट जी पहले निबंधकार दिखाई पड़ते हैं जिनके निबंधों में आत्मपरकता, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली तीनों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने सबसे ज़्यादा तो निबंध ही लिखे हैं और यह निबंधों की संख्या लगभग 1000 है। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों में से ही एक निबंध है बातचीत। यह निबंध अगस्त 1891 में लिखा गया है। आइए अब इस निबंध के सारांश को देखते हैं। वाक शक्ति का महत्व की चर्चा के साथ शुरुआत करते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि ऊपर वाले से वरदान स्वरूप प्राप्त अनेक शक्तियों में से एक शक्ति वाक शक्ति भी है। वाक शक्ति यानी बातचीत की शक्ति। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से ही मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है और इस तरीके से इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बालकृष्ण भट्ट जी आगे भी लिखते हैं। फिर उसके बाद बातचीत की जरूरत पर प्रकाश डालते हैं और इसके संदर्भ में कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बहुत ही उचित जान पड़ता है। और एडिसन का भी मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। भट्ट जी कहते हैं इसका तात्पर्य यह होता है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। फिर आगे बातचीत के गुण, दोष और विषय पर प्रकाश डालते हुए बालकृष्ण भट्ट जी यह कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल होगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं।
दो बुढ़ों के बातचीत प्रायः जमाने के शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। फिर आगे कहते हैं कि दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकालकर लड़ने लगेंगे। देखिए किस तरह का इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे हंसी अनायास छूट पड़ती है। आगे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद माने शिक्षक होता है का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में से किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। कथोपकथन मतलब वार्तालाप। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। बतकही शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है और बातचीत के ही क्रम में वहाँ देखिए तो बतकही लोग करते हैं, केवल बात ही कहते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। आगे भट्ट जी यूरोप में बातचीत और उसके हाल पर प्रकाश डालते हुए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। यहाँ पर भट्ट जी यह संकेत कर रहे हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला हो गई है। बातचीत, कन्वर्सेशन माने ही बातचीत होता है, आर्ट माने कला होती है। और फिर आगे कहते हैं कि इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों के बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। फिर भट्ट जी इस निबंध में अंत की तरफ बढ़ते हुए बातचीत निबंध के द्वारा मनन करने का संदेश देते हैं और वह कहते हैं, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने का बहुत आवश्यकता है। फरीक माने वादी प्रतिवादी यानी दूसरा व्यक्ति भी कहा जा सकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसा चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। चमनिस्तान माने हरे भरे
बागों का इलाका। और अंत में भट्ट जी कहते हैं, हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। इस प्रकार से यह निबंध खत्म हुआ। इस निबंध में भट्ट जी ने अंग्रेजी, खड़ी बोली हिंदी के साथ ही उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है और इसमें क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का भी समावेश उन्होंने किया है, इस निबंध में प्रयोग किया है। अब आइए इस निबंध की विशेषता को देखते हैं। निबंध में यथार्थ मनोवृत्ति का चित्रण है, बातचीत के ढंग पर प्रकाश डाला गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की चर्चा है और वाक शक्ति एक वरदान है, इस पर भी चर्चा है। सभी वर्ग के लोगों का बातचीत के मुद्दों पर प्रकाश भी डाला गया है, जैसा मैंने सारांश में आपको बताया है। ये इस निबंध की विशेषताएं हुई और सारांश में बताए हुए चीज़ों को वहाँ पे लिखा जा सकता है। अब हम बातचीत निबंध के कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उनके उत्तर को देखते हैं। एक प्रश्न, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो इसके उत्तर में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यदि हमारे में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण हम आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। अगला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि बेन जॉनसन का यह कहना कि बोली से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और एडिसन का यह कहना है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। अगला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अंग्रेजी का शब्द हुआ और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब ही हो गया कि बात करने की कला। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, हुनर यानी कला ही है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का तात्पर्य यह होता है कि जो बातचीत करना है वह किस तरीके से करना है, उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। बातचीत हमारे यहाँ कोई आर्ट की हिस्सा नहीं है और ना लोग यहाँ पे कला के तौर पे इसे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इस निबंध के अंत में भट्ट जी कहते हैं कि सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। अगला प्रश्न है, राम रमावल का क्या अर्थ है? जहाँ पे कई लोग बैठे होते हैं वहाँ पर जो बातें होती हैं उसी को राम रमावल कहा जाता है, उसी को राम रमावल का शब्द लेखक भी यहाँ पे कह रहा है। हमने टू द पॉइंट आपके समक्ष कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों को रखा है और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रखा है और इस पाठ से संबंधित अथवा बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित जो हमको महत्वपूर्ण बिंदु लगे वह हमने आपके समक्ष चर्चा किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय से संबंधित हमने पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पे दिया हुआ है और हमारी आपको प्रस्तुति कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर करिए, हमारा यही आग्रह है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह यह भी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।